तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन चीजों के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डायमेंशंस होती क्या है। फिर सेकंड क्वेश्चन जिसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ खेला कैसे जाए। आफ्टर ऑल हम इनके बारे में इसीलिए जानना चाहते हैं ताकि हम इनके साथ में खेल सकें। और जो तीसरा क्वेश्चन है जिसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे कि अगर हम डायमेंशंस के बारे में जान गए और अगर हमें डायमेंशंस के साथ खेलना आ गया तो हम उखाड़ क्या लेंगे, मतलब किस तरीके से हमारे ये चीज काम आ सकती है। ठीक है, तो जिनको हिंदी नहीं समझ में आती मैं ट्रांसलेट कर देता हूं कि इफ वी नो हाउ टू प्ले विद डायमेंशंस व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हम क्या क्या यूजफुल चीजें कर सकते हैं। तो ये तीन चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही ज्यादा यूजफुल तो होने ही वाला है, तो आखिरी तक बने रहना इस वीडियो के। राइट, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो डायमेंशंस हैं ये होती क्या है। तो जब आप एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हो तो आप देखते हो कि आप हर क्वांटिटी को एक यूनिक तरीके से लिख सकते हो। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे सपोज करो आपने बात करा एक क्वांटिटी के बारे में, आपने बात करा, सब जानते होंगे इस क्वांटिटी को, इसको बोलते हैं अपन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बेसिकली किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस, सबने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, डिवाइडेड बाय टाइम। यहां तक की बात सबको पता है। डिस्टेंस का मतलब हो गया लेंथ, ठीक है, और टाइम को भी एक बार के लिए अपन थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं, कैपिटल टी लगा देते हैं। तो ये वेलोसिटी होती है। तो आपने सबसे पहले तो उस बात को प्रूव कर दिया कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में लिखा जा सकता है। अब आप सबको पता होगा कि आप एक बैंक जाते हो जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इसको इस तरीके से कोई भी नहीं पुकारता। इसको आप सब लोग किस नाम से जानते हो? SBI। यानी कि जो ये फर्स्ट लेटर्स है यही आपके लिए सिग्निफिकेंट है। इनके थ्रू आपको पता चल जाता है कि इसका मतलब स्टेट है, इसका मतलब बोर्ड है, सॉरी बैंक है, और इसका मतलब है ऑफ इंडिया। राइट, ऐसे CBSE आप बोलते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। राइट, तो कुछ वही काम अपन यहाँ पे करेंगे। अपनों ने तो देख लिया कि यार जो अपनी डिराइव्ड क्वांटिटी है उनको फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में लिखा जा सकता है, बट इतनी क्यों मेहनत करें यार, इतना थकने की जरूरत नहीं है। हम आसानी से इसको इस तरीके से लिखेंगे। हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और हम फर्स्ट लेटर उठा लेंगे। तो लेंथ का फर्स्ट लेटर उठाएंगे तो आ जाएगा L, और टाइम का फर्स्ट लेटर उठाएंगे तो आ जाएगा T। अब इस बात को किस तरीके से डिनोट करेंगे कि लेंथ ऊपर है, ठीक है, न्यूमरेटर में, और टाइम नीचे है डिनोमिनेटर में, तो वो अपन डिनोट करेंगे इसकी पावर से। तो लेंथ की पावर तो हो जाएगी 1 और टाइम की पावर हो जाएगी -1। तो अब हम वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक बेटर तरीके से लिखना जान गए। ये जो चीज मैंने लिखी है, ठीक है, इसको बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको अपन? डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत ही आसान है, यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसको बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब से आपसे कोई पूछे कि बताओ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इस तरीके की शक्ल बना के आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, खैर नंबर प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें समझ में आ गया कि हाँ यार ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, अब इसको हम ध्यान रखेंगे। डायमेंशंस क्या होती है अभी तक हमें वो नहीं समझ में आया। तो ये जो पावर्स है ना, जैसे लेंथ की पावर 1 हो गई, टाइम की पावर -1 हो गई, तो ये जो पावर्स हैं, ठीक है, पावर्स जो हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है? डायमेंशंस बोला जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है, तो अब आपके पास में आंसर है कि वेलोसिटी को लेंथ और टाइम की टर्म्स में लिखा जा सकता है, और इसकी जो डायमेंशंस हैं, लेंथ की डायमेंशन है 1 और टाइम की डायमेंशन है -1। तो व्हाट आर द डायमेंशंस, इस सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। हम थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एक्सेलरेशन।
मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो कि आपको सबको पता है, ये सब छोटी क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आने वाली है। देखो, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करो या वेलोसिटी में से वेलोसिटी निकालो, जो रिजल्ट आएगा वो वापस से क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी मिलेगा। ये वही वाली बात हो गई कि एक कटोरा है जिसके अंदर हलवा भरा हुआ है और आपने थोड़ा सा हलवा निकाल लिया, तो कटोरे के अंदर जो बचा वो अभी भी क्या होगा? हलवा ही होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हलवे की जगह कोई और चीज़ आ जाएगी, मिठाई आ जाएगी, बर्फी आ जाएगी, गुलाब जामुन आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो किसी भी क्वांटिटी के चेंज की जो डायमेंशंस होती है वो उस ही क्वांटिटी के इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने चेंज इन वेलोसिटी लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो वो रिजल्ट वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी की डायमेंशंस जो हैं वो हमें पता है कितनी है? L1 T-1। अब हमें वेलोसिटी को लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वेलोसिटी की डायमेंशंस ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर किसी को नहीं पता तो फिर वो वेलोसिटी को लिखेगा लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और नीचे टाइम रखा हुआ है तो उसको मैंने कैपिटल T रख दिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? ये जो L, T, कल को M भी आ जाएगा, राइट? इनको हम फिर नॉर्मली मैथमेटिकल वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करेंगे, और वेरिएबल्स के लिए जो पावर के रूल काम करते हैं वो यहाँ पर भी काम करेंगे। तो लेंथ की पावर तो हमें दिखाई देगी यहाँ पर कितनी होगी? टोटल 1। और टाइम की जो पावर है, ऊपर -1 है, नीचे 1 है। आपने सबने पढ़ा होगा कि जब आप किसी चीज़ को डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये भी t की पावर -1 बन जाएगा, और वो -1 और ये -1 ऐड होके कितने हो जाएंगे? -2 हो जाएंगे। तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा L1 T-2। जो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होंगी वो हो जाएगी लेंथ की 1 और टाइम की -2। तो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। मुझे पता है कि आपको मजा आ रहा है इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को देखने में, तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। इनफैक्ट 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। जब मजा ही आ रहा है तो अपनों को चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है, अब अपन ले लेते हैं फोर्स। अब फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फोर्स बेसिकली, अगर आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। बाप रे, ये तो बहुत ही सिंपल निकला। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, यानी कि जब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, मास की जगह तो अपन रख देंगे कैपिटल M, पूरा का पूरा मास लिखने की जरूरत नहीं है, हमने देख ही लिया। और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है L1 T-2। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा M1 L1 T-2, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमने M को दिखाया ही नहीं। भाई था ही नहीं M, तो हमने दिखाया नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप जबरदस्ती दिखाना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, M पावर 0 L पावर 1 T पावर -1। किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो उसकी मीनिंग ही यही होती है कि वो पूरा का पूरा जो टर्म है वो कितना है? 1। तो आप इसको लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। तो इस तरीके से हमने फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। एक और चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। जैसे सपोज करो कोई पूछे कि एनर्जी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो एनर्जी का कोई सा भी एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो 12 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 12 इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। सबको पता है ना। देखो, जो चीज़ पता है ना, मैं वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी चीज़ रटने के लिए बोला जाए, ठीक है ना। रटने की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में कभी भी किसी भी चीज़ को, राइट। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें दिखाई देगी। सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पर। तो ये जो 12 है ना, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी।
दैट्स वाई न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो जब अपन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। जिस रामायण की बात करी जा रही है उसमें इसका कोई किरदार ही नहीं है, इसको भगा दो साइड में, राइट, इसका कोई काम नहीं है। फिर मास की जगह अपन लिख सकते हैं कैपिटल M, ठीक है। और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का मतलब था ये L1t पावर -1, L1t पावर -1, इसका करना है अपनों को स्क्वायर। तो देखो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, M की तो हो जाएगी 1, L की हो जाएगी 2 और T की हो जाएगी -2। तो ये आपके एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से हम बात करें किसके बारे में, प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर आप सब ने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के इक्वल होता है ना। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, M1 L1t -2 के इक्वल हुआ करता था। और एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, यानी कि L/2। तो देखो टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, M रहेगा 1, L को देखो ऊपर 1 है नीचे 2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 बन जाएगा। फिर 1 और -2 में लड़ाई होगी, -2 जीतेगा और फाइनली रिजल्ट बचेगा L की पावर -1 और T की पावर -2 रखा हुआ ही है। तो इस तरीके से हम प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, व्हाट आर द डायमेंशंस। और अब आप तैयार हो जाओ, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इंतज़ार करना है कि फिज़िक्स में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ नई नई क्वांटिटीज़ से इंट्रोड्यूस होते चले जाएंगे। उन क्वांटिटीज़ को जो हमने पहले से पढ़ रखी है क्वांटिटीज़, उनकी टर्म्स में लिखते चले जाएंगे फॉर्मूलाज की टर्म्स में। तो आप एक एक्सरसाइज को अपना रूल बना लो कि जब भी ऐसा होगा तब आप उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला खुद से डिराइव करोगे, खुद से, है ना। इसके बहुत सारे सवाल अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको केवल और केवल कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत है। इससे बच्चों को नफरत इसीलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जब आप सवाल करने जाते हो ना तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ आपके सामने आती है सवालों में जिनका डायमेंशनल फार्मूला आपको नहीं पता होता, जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता। अब उनको आपका डायमेंशनल फार्मूला रटने के लिए कहा जाता है। बेवकूफ़ हैं वो लोग जो कि आपको ऐसा काम करने के लिए बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ इंतज़ार करो, जैसे जैसे आप फिजिक्स के अंदर आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आप लगभग सभी क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला खुद से लिखने लगोगे। तब तक के लिए आपको इसको रूल बनाना है, जैसे कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी खुद से फिगर आउट करोगे उसका डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा। अभी जो सीखने लायक चीज़ है वो ये है कि डायमेंशनल फार्मूला निकालते कैसे हैं, राइट। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर, हाउ टू प्ले विद डायमेंशंस। अब डायमेंशंस हमने जान ली होती क्या है, तो खेलना भी सीख लेते हैं उसके साथ में। तो जैसे हर खेल के हमें रूल्स पता होने चाहिए खेलने से पहले, वैसे हमें यहाँ पर भी रूल्स पता होने चाहिए डायमेंशंस के साथ खेलने के लिए। और ज़्यादा रूल्स नहीं है यार, कोई बहुत भारी भरकम गेम नहीं है, केवल और केवल 3 रूल्स हमें पता होने चाहिए और हम बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं डायमेंशंस नाम के खेल के, राइट। तो इन रूल्स को मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला रूल क्या है हमारा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लॉगरिदम्स एंड एक्सपोनेंशियल, ये आपको फिजिक्स के अंदर दिखते रहेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज तो अभी आपको दिखी थी, जैसे मैंने एनर्जी के अंदर ½ mv² लिखा था, तो ½ जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू थी। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता इनका डायमेंशनल फार्मूला, यानी इनकी डायमेंशंस आप कितनी ले सकते हो, 0 ले सकते हो। इनको ऐसा मान सकते हो कि इन्होंने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है और ये गायब हो चुके हैं तुम्हारी इक्वेशन के अंदर से। तो सेकंड रूल के बारे में बात करते हैं। सेकंड रूल कहता है कि रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज डज नॉट हैव डायमेंशंस। अब कई बार हम जब फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन करेंगे ना तो उनका फॉर्मूला ऐसा होगा कि वो 2 सिमिलर क्वांटिटीज़ के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। जैसे एक क्वांटिटी तो आप जानते भी हो, आपने सबने पढ़ रखा है इस क्वांटिटी के बारे में, इसको अपन कहते हैं एंगल, ठीक है, इसको अपन कहते हैं एंगल। तो एंगल किसके इक्वल होता है, अगर आपको एंगल का फॉर्मूला नहीं पता तो एंगल को डिफाइन किया जाता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब यहाँ पे आर्क क्या है, लेंथ है। आर्क क्या है यहाँ पर, लेंथ,
और रेडियस क्या है, ये भी लेंथ है, ठीक है। और क्योंकि दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं तो इसका नेट डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 0। तो 0 लिखने की जगह आप ऐसे लिख सकते हो m0, l0, t0 और अदर जो 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी भी पावर 0, ठीक है। और अपन लेते हैं इसी तरीके की एक और क्वांटिटी आपने पढ़ रखी होगी जिसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है, अगर इसके बारे में पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। और नीचे आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, जिस भी मीडियम की आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो उस मीडियम के अंदर कौन सी कितनी स्पीड है लाइट की। अब आप नोटिस कर रहे हो कि ऊपर भी वेलोसिटी है और नीचे भी वेलोसिटी ही है, दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो हो गया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, m0, l0, t0, राइट। अदर 4 क्वांटिटीज भी 0 लिख देना। और अगर इस तरीके की क्वांटिटी देखना चाहते हो तो 11th क्लास के अंदर ही आप पढ़ोगे इसके बारे में, स्ट्रेन के बारे में। ये जो स्ट्रेन होता है ये कब काम में आता है, जैसे सपोज करो आपने ये लेंथ ले रखी है, जब आप इसके ऊपर यहाँ पे हल्का सा फोर्स लगाओगे, हालांकि तो पेन है नहीं एक्सटेंड होगा, बट जब आप फोर्स लगाओगे तो चीज़ें नॉर्मली स्ट्रेच हो जाया करती है। तो उस कंडीशन में हम स्ट्रेन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि लेंथ के अंदर कितना चेंज हुआ और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। पहले कोई ओरिजिनल लेंथ रही होगी, आपने दोनों तरफ से खींचा तो लेंथ इंक्रीज हो गई होगी थोड़ी सी, राइट। तो कितना इंक्रीज हुआ और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। चेंज इन लेंथ जो है वो भी बेसिकली लेंथ की इक्वली होगी, मैंने अभी अभी एग्जांपल बताया था, ठीक है। और नीचे भी क्या है, आपकी लेंथ ही है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आप 12th क्लास में जाओगे तब वहां पर आप पढ़ोगे इसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए समझो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना, उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, फोर्स, मैं पूरी रामायण लिख रहा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा होता है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। नोटिस करो ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी फोर्स है, ठीक है। इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कितना हो जाएगा, m0, l0, t0। इसकी भी डायमेंशंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब ये आपका सेकंड रूल बन गया कि जब भी आपको कोई क्वांटिटी ऐसी दिखाई दे जिसको दो सेम क्वांटिटीज के रेशियो की टर्म में डिफाइन किया गया है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 0। और जैसे आपको पता पड़ जाएगी यार किसी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला 0 हो गया है, तो डायमेंशंस के साथ खेलते वक्त आप उसको मिस्टर इंडिया की घड़ी पहना सकते हो और गायब कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे रूल की तरफ। तो तीसरा रूल कहता है कि ऑल टर्म्स ऑफ ए मैथमेटिकल इक्वेशन, फिजिक्स के अंदर आपको बहुत सारी इक्वेशंस दिखाई देगी, राइट। और इक्वेशन का मतलब होता है जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करती है। तो उस मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। इसका नाम भी है, इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी बोलते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा हुआ, आप इसको कोई बहुत बड़ी चीज समझ लोगे, इसलिए मैंने नाम लिखा भी नहीं है। आप तो इस रूल को ध्यान रखो, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर में एक टर्म किसे कहते हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने सबने ये इक्वेशन तो पढ़ी रखी होगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसके अंदर टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब होता है क्वांटिटीज, टर्म का मतलब होता है क्वांटिटीज, और क्वांटिटी भी नहीं बोल रहा,
समथिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, समथिंग सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस और इक्वल टू। जिनको प्लस सिंबल ने, माइनस सिंबल ने या इक्वल टू के सिंबल ने जुदा कर रखा हो, वो क्या कहलाती है, टर्म्स कहलाती है। तो जैसे इस इक्वेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो आप देखोगे कि इसको जुदा कर रखा है किसने, इसने, तो ये एक टर्म बन गई और ये एक टर्म बन गई। इसको और इसने किसने जुदा कर रखा है, प्लस साइन ने, तो ये भी आपकी एक टर्म बन गई। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई, ठीक है। अब ये रूल ये कहता है कि इन तीनों टर्म्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है कितना होगा, अगर आप निकालोगे तो m0 L1 t-1 होगा। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है। अच्छा, वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल हो, डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज होगा, है तो वेलोसिटी, तो इसका भी हो जाएगा m0 L1 t-1। अब बात करते हैं इसकी, अगर इसका भी सेम निकल के आ गया तो फिर हमें तसल्ली हो जाएगी कि यार हमारा रूल जो है वो सही है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L1 t-2 और इसको हमें टाइम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखोगे फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, m तो रहेगा 0, L रहेगा 1, ये -2 है और ये 1 है, तो -2 और 1 में लड़ाई होगी, तो फाइनली -2 जीतेगा और t की पावर बच जाएगी -1। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला जो इस पूरी की पूरी टर्म का निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, m0 L1 t-1। तो हमें तसल्ली हो गई कि यार हमारा रूल जो है ना वो भाई साहब कह तो सही चीज़ रहा है, यानी कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन की डिफरेंट टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर अपनों को बिल्कुल 100% तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ यार हम सही काम कर रहे हैं। ये इक्वेशन भी आपकी जानी पहचानी है, S इज इक्वस टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। S का मतलब है डिस्टेंस, u मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, t तो टाइम है ही है और a एक्सेलरेशन है हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए m0 L1 t0। मैं बाकी भी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाकी क्वांटिटीज में हो सकता है m और t आ जाए, वैसे तो मैं L1 लिख सकता था यहाँ पे केवल, ठीक है ना, बट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका निकालते हैं, पता है ना ये और ये इक्वल के साइन से सेपरेट हो रखी है, तो ये दोनों क्या हैं, टर्म्स हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपन निकालते हैं। u मतलब वेलोसिटी, मतलब m0 L1 t-1 और इसको जब अपन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली निकल के आ जाएगा ये m0 L1, ये -1 है, ये 1 है, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, t की पावर बचेगी 0, ठीक है। और बात करते हैं इसकी, देखो हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, मैंने बताया था ना, मिस्टर इंडिया की तरह गायब कर दो, उसको गायब कर दिया। फिर एक्सेलरेशन का मतलब हो गया m0 L1 t-2, ठीक है, और टाइम का स्क्वायर करना है यानी कि t स्क्वायर। अब देखो टोटल पावर कितनी निकल के आएगी, m0 L1, ये -2 है, ये +2 है, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, t की पावर भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो फाइनली आप देख रहे हो कि इन तीनों ही टर्म्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे, ये जो तीसरा रूल है ना, इसके बेसिस पे हम इस खेल को बहुत ही अच्छे से खेल सकते हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो है उसके अंदर आपको इन दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड हाउ टू प्ले विथ द डायमेंशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि खेलते कैसे हैं, रूल्स पता पड़ गए ना, अब अपन चौके छक्के लगाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।